हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रमन दा भाई। आज राजस्थान इतिहास के संदर्भ में दोस्तों हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये अपना आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जामों में बहुत अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं इस टॉपिक से बनते हैं। और कह सकते हैं कि इस टॉपिक के बिना दोस्तों अगर राजस्थान का इतिहास किसी कंपटीशन एग्जाम में दे रखा है तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आना जरूरी है। तो हम आज यही जानेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे और इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं। तो साथ साथ देखिए मेन वे क्या है उसको समझना है कि हम टॉपिक को पढ़ते पढ़ते ये जाने कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में। देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, यहां से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों कि सभ्यताएं होती क्या है। सभ्यताएं होती हैं जब मानव बस्ती बनाकर रहने लगा और मानव अचानक प्राकृतिक आपदाओं से वो बस्ती या तो बाढ़ से या भूकंप से या भूस्खलन से पृथ्वी में नीचे क्या हो गई, दफन हो गई दोस्तों। और फिर जो हम वर्तमान मानव ने क्या किया, उन टीलों की खोज की और उन टीलों में खोज करके हमने पता लगाया कि भाई ईंट मिली तो हमें पता लगा कि यहाँ पर इस टीले के नीचे कोई भी जो व्यक्ति रहते थे वो ईंट का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। फिर हमने और खोज की तो किसी का मकान मिला हमें यहाँ पर, जैसे कि किसी का भाई हमें घर मिला तो हमने अनुमान लगाया कि यहाँ के मानव घर बनाकर रहने लग गए थे। और खोजें की तो यहाँ का मानव भाई कुएं का पानी पीता था या कुएं का निर्माण, कुएं के बारे में हमने इस सभ्यता से जाना। अर्थात वह सभी प्राचीन मानव निवास स्थल जो किसी भूस्खलन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो गए, दफन हो गए। और आज हम उनका जो अध्ययन करते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, प्राचीन सभ्यताएं कहलाती हैं। तो आइए सभ्यता पॉइंट आपका कंप्लीट है। अब यहां से हम जानते हैं राजस्थान की सभ्यताओं के संदर्भ में दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की सभ्यता, टॉपिक कनेक्ट होता है अपनी शुरुआती दौर से। सबसे पहले हम बात करें अगर कि 1826 में दोस्तों चार्ल्स मेंशन नामक एक अंग्रेज अधिकारी आता है घूमने। और 1826 में हमारा भारत पाकिस्तान एक ही था। तो चार्ल्स मेंशन नामक जो व्यक्ति घूमने आता है दोस्तों, इसे क्या होता है कि एक लाहौर में एक टीले पर, ध्यान से सुनना यहीं से शुरुआत हो जाएगी हमारे टॉपिक की। लाहौर में एक टीले पर यानी कि एक मिट्टी के टीले पर या स्तूप पर दोस्तों ईंट मिलती है कुछ, और कुछ जो ईंटें मिलती हैं तो ये अपनी पुस्तक में लिख देता है। क्या लिखता है कि शायद सिकंदर के द्वारा बसाया गया कोई शहर होगा, सिकंदर के द्वारा बसाया गया कोई क्या होगा, शहर होगा या गांव होगा दोस्तों। ये चार्ल्स मेंशन ने अपनी पुस्तक में लिखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। 1856 में दोस्तों चार्ल्स मेंशन के बाद विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन दो भाई इंजीनियर हुए थे। इनको लाहौर टू कराची, देखिएगा इनको क्या होता है, लाहौर से कराची ट्रेन की पटरी डालने का काम मिला। विलियम बर्टन और जॉन बर्टन दो इंजीनियर अधिकारी थे। इनको लाहौर से कराची, लाहौर टू कराची, इनको ट्रेन की पटरी डालने का क्या मिला, काम।
अब भाई ये दोनों खुदाई करेंगे तो खुदाई में क्या निकलेंगी दोस्तों, फिर से यह स्थल जो ईंट वगैरह या फिर कुछ ऐसे सभ्यताओं की वस्तुएं मिलने लगी। तो इन्हीं ईंटों पर सर्वप्रथम जो शोध करने वाला व्यक्ति था दोस्तों, उनका नाम था ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये व्यक्ति था दोस्तों जिसने सर्वप्रथम शोध किया। तो 1874-75 में इन्होंने शोध किया था। अब यहां से क्या होता है दोस्तों, ये कनिंघम के प्रयासों से ही कोलकाता में पहली बार 1904 में पुरातात्विक संग्रहालय की क्या होती है, स्थापना होती है। पुरातात्विक संग्रहालय, तो ये क्वेश्चन यहां से बन गया कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है, कोलकाता में दोस्तों। अब यहां से क्या होता है, जब पुरातात्विक संग्रहालय बन गया, इस पुरातात्विक संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों ये याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर। यहां से अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम इसके प्रथम अध्यक्ष बने तो दोस्तों 1920 में ही इसके जो नए अध्यक्ष बने इस पुरातात्विक संग्रहालय के, वो बने थे जॉन मार्शल। कौन बने थे, जॉन मार्शल बने दोस्तों। और इन जॉन मार्शल जो अध्यक्ष बने, इन जॉन मार्शल ने कहा पुरातात्विक संग्रहालय के कर्मचारियों से कि भाई आपने आज तक कोई खोजें नहीं की, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इस जॉन मार्शल के निर्देशन में दोस्तों दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, इन दो व्यक्तियों ने, माधव स्वरूप इन दो व्यक्तियों ने दोस्तों क्या की, सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की क्या की, खोज की, माउंट गुमरी क्षेत्र पाकिस्तान में। इस प्रकार भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हो गई, खोज हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, पुरातात्विक संग्रहालय ने खोज कर ली। अब होता क्या है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और ये सब सभ्यता मिली कहां, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे जो स्थल मिले दोस्तों, ये सब जब देश आजाद हुआ तो कहां चले गए, पाकिस्तान में। अब भारत के पास क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ बचा क्या, पुरातात्विक संग्रहालय। अब फिर से टेंशन बढ़ गई भाई हमारी। तो इसी संदर्भ में जब पाकिस्तान जो देश है वो कहने लगा कि विश्व में मेरे पास प्राचीनतम सभ्यताओं के क्या हैं, स्थल हैं, तो इसी संदर्भ में पुरातात्विक संग्रहालय से एक व्यक्ति आता है अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो देखिए उस व्यक्ति के अगर संदर्भ में अगर हम बात करें, आगे बात करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने अभी जाना कि पुरातात्विक संग्रहालय ही हमारे पास बचा और पाकिस्तान दम बनने लग गया कि भाई मेरे पास तो विश्व की क्या हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं। और अब क्या होता है, पुरातात्विक संग्रहालय से हमारे राजस्थान में एक व्यक्ति आता है और इस व्यक्ति का नाम था दोस्तों अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, और अमलानंद घोष के द्वारा राजस्थान में पहली सभ्यता की खोज की गई दोस्तों 1952 में, और इस सभ्यता का नाम था कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। क्लियर। इस प्रकार हम आगे अपनी पहली सभ्यता पढ़ रहे हैं राजस्थान की, जिसका क्या नाम है, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। और यहां से ये सभ्यता अमलानंद घोष ने क्या कर दी, खोज। आपको पता चल ही गया कि खोज करने के पीछे क्या कारण था हमारा, तो कनेक्टिविटी जुड़ गई। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की पहली सभ्यता, जिसका नाम है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए यहां से हमें कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानना है। कालीबंगा सभ्यता की अगर प्रथम चरण में हम सबसे पहले बात करें कि कालीबंगा सभ्यता है कहां पर, तो कालीबंगा सभ्यता
कालीबंगा दोस्तों हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। यह सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। ओके, अब यहां से हम बात करें दोस्तों, ये सभ्यता कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका जो दोस्तों कालीबंगा नाम क्यों बना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों काले रंग की चूड़ियां क्यों होता है? क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा को कहते हैं चूड़ियां, और काली यानी कि काले रंग की चूड़ियां दोस्तों। तो हनुमानगढ़ में मिली। अब हनुमानगढ़ में ये सभ्यता जब मिली तो कौन सी नदी के किनारे मिली, ये याद रखना है दोस्तों। ये नदी अपनी बहती है प्राचीन सरस्वती के पेटे में वर्तमान नाम घग्गर, द्रसदती या नट नदी, सोतर नदी, इस नदी के अपने बाएं किनारे यह सभ्यता क्या हुई थी दोस्तों? विकसित हुई थी। इसलिए याद रखना है, इस नदी के बाएं किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती या ऋग्वेदिक कालीन नदी, या हम कह सकते हैं इसे नट या सोतर नदी। ओके, इसके किनारे दोस्तों यह सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी। इस सभ्यता के, अब यहां से हम बात करें कि इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो देखिए यहां से हमारा जो मेन पॉइंट बनता है कि सभ्यताओं से क्वेश्चन आते कैसे हैं, यहां से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो खोजकर्ता हो गए दोस्तों कौन? अभी हमने पढ़े थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, इन्होंने क्या कर दी? इस सभ्यता की खोज कर दी दोस्तों। लेकिन इस सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वो कौन कौन थे, तो याद रखना है वीवी लाल और दोस्तों बीके थापर, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। अमलानंद घोष ने खोज कब कर दी थी? 1952 में। और इन्होंने उत्पादन कब किया था? 1961 से 1969 तक। ठीक है, अब दोस्तों खोज हो गई और इस सभ्यता से अब क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस अब तक आए हुए क्या है? निम्न में से कालीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। और उत्खनन करता बीवी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर। दोस्तों ये इस सभ्यता के संदर्भ था। अब सभ्यताओं से और ज्यादा डीपली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो स्थान पूछता है या अर्थ पूछता है, खोजकर्ता पूछता है या उत्खनन करता पूछता है, जो आपके सामने है। अब पूछता है विशेषता, सभ्यता से संबंधित जो पूछी जाती है क्या विशेषता। तो देखिए इस सभ्यता को मैं एक कहानी के माध्यम से आप सब लोगों को बिल्कुल याद कराना चाहूंगा, और ये मेरा आपसे वादा है कि आपने जो ये सभ्यता बहुत बड़ी होगी और याद नहीं हो रही होगी, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एक कहानी दोहरा रहा हूं ऐसे ही, और आप भूलोगे नहीं। अमलानंद घोष बीवी लाल और बीके थापर उत्खनन करता हुए देख लीजिए कि 2 व्यक्ति थे, बीवी लाल और बीके थापर, और इनकी थी एक पत्नी। क्लियर? अब भाई पति पत्नी, तो अपनी इनकी पत्नी ने कहा कि भाई पहले तो मुझे एक मकान बनवाओ, जब मैं आपसे शादी करूंगी। तो पहला पॉइंट, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मकान। इस सभ्यता में दोस्तों जो मकान थे ऑक्सफोर्ड, मकान ऑक्सफोर्ड पद्धति के बने हुए थे। क्लियर? जिसे हम चेम्सफोर्ड
जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और इसी सभ्यता में दोस्तों जो मकानों के जो मुंह थे वो क्या खुलते थे, पीछे की तरफ। आज के मुंह तो रोड की तरफ खुलते हैं, लेकिन आज इस सभ्यता के मकानों के, जैसे कि ये अपनी सड़क है और तो यहाँ कोई मकान है दोस्तों, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा। क्लियर। ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड या जाल या ग्रीड पद्धति के क्या थे, मकान थे। तो इनकी पत्नी के कहने पर इन्होंने क्या बनवा दिया, मकान बनवा दिया। फिर पत्नी ने कहा कि मकान के लिए भाई सड़क बनवाओ, तो फिर इन्होंने क्या किया, सड़क बनवा दी। तो दोस्तों सड़क कैसी मिली, तो सड़क मिली दोस्तों समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली। क्लियर। समकोण पर, जैसे आजकल हम प्लॉटिंग होती है ना, इस प्रकार समकोण पर काटती हुई क्या मिली थी, सड़कें मिली थी सभ्यता में। फिर कहा इसकी पत्नी ने, फिर ऐसा होता है कि बीवी लाल और बीके थापर जी कहते हैं एक दिन कि भाई हमारे कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं, तो इनको धो के ले आओ। कि मैं कहाँ धो के लाऊं, कि ये सरस्वती नदी है तो सही, प्राचीन घग्गर नदी, इसमें धो के लाओ। तो इसने कहा कि मैं तो इतनी दूर नहीं जाऊंगी भाई, मुझे तो यहीं पे बनवाओ आप जो बनवाना है। तो इन लोगों ने कहा कि यार सही बात है भाई, इतनी दूर जाएगी तो काली पड़ जाएगी फालतू में। तो देखिए, तो इन्होंने इसके लिए यहीं पर एक क्या बनवा दिया, कुएं और बावड़ी। तो दोस्तों कुएं और बावड़ी के प्रमाण कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। अब कुएं बावड़ी बनवा दिए, तो भाई कुओं पर ऐसे खुले में तो नहीं नहा सकते, तो इन लोगों ने इसके लिए यहां पर क्या बनवा दिया, स्नानागार बनवा दिया। तो दोस्तों कौन सी सभ्यता में स्नानागार के प्रमाण मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में। अब स्नानागार बनेगा तो भाई ये नहाएगी, कपड़े धोएगी, तो पानी निकलेगा, पानी फैलेगा, तो पानी के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इस पानी के लिए लकड़ी की नालियां बना दी। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार लकड़ी की नालियों के प्रमाण कहां से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। तो देख लीजिए, बीवी लाल और बीके थापर ने अपनी पत्नी के लिए कुएं, बावड़ी, स्नानागार और प्रथम बार लकड़ी के प्रमाण कहां मिलते हैं, इस सभ्यता में मिलते हैं। चलो साहब ये कहानी हो गई। तो दोस्तों बीवी लाल और बीके थापर ने अपनी पत्नी के लिए कुएं, बावड़ी और इन पर स्नानागार का निर्माण करवा दिया। और लकड़ी के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं, अपनी कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। दोस्तों ये जो मकान थे वो ईंटों के बने हुए थे। कैसी ईंटों के, कच्ची और पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। हम बात करेंगे इस पर। तो देखिए, अब एक दिन इनकी पत्नी पूछ रही थी कि बीवी लाल और बीके थापर से, क्यों साहब आप जाते कहाँ हो। तो इन्होंने कहा कि हम तो कहाँ जाते हैं, खेत पर जाते हैं। बन की अच्छी बात है भाई, खेत पर जाते हो, खेत पे करते क्या हो, कि खेत की जुताई करते हैं। तो दोस्तों पूरे विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले, कालीबंगा सभ्यता में। कि ठीक है साहब तुम जुताई करते हो, तो खेत की जुताई करने के बाद क्या करते हो, इनकी पत्नी पूछ रही थी कि साहब जुताई करने के बाद हम अनाज पैदा करते, तो यानी कि मिश्रित फसल के प्रमाण। इसने पूछा कि भाई कौन कौन सा अनाज पैदा करते हो आप लोग, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम मिश्रित फसल के रूप में चना, सरसों, गेहूं और जौ। तो मिश्रित फसल के रूप में ये चना, गेहूं, सरसों और जौ, इन फसलों का क्या करते थे, उत्पादन करते थे। दोस्तों ये जुताई, तो एकमात्र मिश्रित फसल के प्रमाण जुते हुए खेत कहां पर मिले, कालीबंगा सभ्यता में मिले दोस्तों। इसके बाद इन्होंने पूछा कि चलो साहब तुमने फसल कर ली, तो अब इस फसल को घर तक कैसे लाओगे, तो बैलगाड़ी से। तो मिट्टी की बनी बैलगाड़ी दोस्तों कौन सी सभ्यता में मिली है, ये याद रखना है, मिट्टी की बैलगाड़ी। तो मिट्टी की बनी बैलगाड़ी कौन सी सभ्यता में मिली है, कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों मिट्टी की बनी बैलगाड़ी मिली है। अब यहां से हम बात करें कि साहब एकमात्र भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिले, तो कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और यहां पर जो मोहरें मिली हैं वो मेसोपोटामिया, मोहरें
मेसोपोटामिया के समकालीन मिली हैं। कैसे मिली हैं दोस्तों? मेसोपोटामिया के समकालीन ये मोहरें मिली हैं। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये मेसोपोटामिया के समकालीन मोहरें मिली हैं दोस्तों, और क्या मिला इस सभ्यता में? चिरायु कब्रें मिली हैं। कैसी कब्र मिली हैं? चिरायु कब्रों के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। और क्या इस सभ्यता में हमें मिला? अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्रें मिली हैं। और अगर हम यहां से बात करते हैं तो चिरायु कब्रें, अंडाकार कब्रें, तराजू के प्रमाण दोस्तों, कैसे? तराजू के प्रमाण भी मिले, तराजू के प्रमाण, दोहरे परकोटे का निर्माण, दोहरे परकोटे का निर्माण। क्लियर? दोहरा परकोटा क्या होता है ये समझना है। तो देखिए यहां पर इन्होंने एक तो दुर्ग बनवाया, इसके यहां पर एक प्राचीर का निर्माण करवाया, फिर दूसरी प्राचीर का क्या करवाया? निर्माण। तो दोस्तों इस प्रकार इन्होंने दोहरे परकोटे का निर्माण या दोहरे परकोटे के प्रमाण, इसीलिए इस सभ्यता को यहां से कनेक्ट रखना है दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत, अदुर्गीकृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों। यहां से और कनेक्टिविटी अगर हम जोड़ते हैं तो कालीबंगा सभ्यता को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है? घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों। और अधिकतर जो सभ्यता है उनका विनाश प्राकृतिक आपदा के कारण ही हुआ था। और क्या विशेषताएं? तो देखिए वेलनाकार मोहरें मैंने आपको बताई दी जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मुद्राएं मिलती हैं, एक सिक्का व्याघ्र का और एक कुमार देवी का मिलता है, तो यहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या मिला था दोस्तों? मुद्रा मिली थी, और मुद्राएं, एक मुद्रा पर तो व्याघ्र का चिन्ह, और दूसरी मुद्रा की पर बात करें तो कुमार देवी का चिन्ह, कुमार देवी का चिन्ह वाली क्या मिली थी? हम मुद्राएं मिली थी, जिससे हम संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ शासन कैसा था। मात्र सत्तात्मक क्या था? शासन था दोस्तों। यहां पर जो विश्व में एकमात्र तंदूरी चूल्हे के प्रमाण, तंदूरी चूल्हे के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। और जो ईंटों के संदर्भ में बात की थी तो ईंट कच्ची और पक्की ईंटें थी, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ईंटों के संदर्भ में मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ईंट दोस्तों यहाँ पर कच्ची और पक्की, अधिकतर जो ईंटें थी यहाँ पर कैसी थी? कच्ची थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती, दीनहीन इसका अर्थ होता है गरीब बस्ती, गरीब बस्ती, गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। ईंटों का दोस्तों जो आकार था वो 30 × 15 × 7.5 था। 30 × 15 × 7.5 क्या था? आकार था इन ईंटों का दोस्तों। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी थी दोस्तों। और
नेक्स्ट हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो यूसीए पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए।